हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो बात करते हैं सुपर क्वेश्चन सीरीज़ की। फिर स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ फ्री क्लासेस की, तो जो मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, तुम्हारी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं और तुम्हारी होती हैं अनअकैडमी में फ्री क्लासेस। तो अगर मैं बात करती हूँ यूट्यूब वाली क्लासेस की, तो तुम्हारी 10:30 पे सुबह वाली क्लास होती है। उसके बाद 4 PM जो होती है वो तुम्हारी रेगुलर क्लास होती है यूट्यूब पे। तो तुम चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी की बात करती हूँ, तो यहाँ पे स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो आप वहाँ पे भी मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अच्छे से और पढ़ाई करनी है। तो आपको लिए क्या करना है, वहाँ पे आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है। जैसे ही आप कुमकुम गौतम सर्च करेंगे, आपको फॉलो कर लेना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जब भी मेरी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ CSI UGC नेट के। अगर आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी है, अगर आपको सारा का सारा जो कोर्स है एक तरीके से ख़त्म करना है, एक प्रॉपर तरीके से ख़त्म करना है, पर्टिकुलर यूनिट को ख़त्म करना है, तो आप मेरे को अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसके लिए करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा। ये जो तुम्हारे प्लस कोर्सेज होते हैं, ये पेड कोर्सेज होते हैं, मतलब इसमें आपको पेमेंट देनी होती है। एज अ कोचिंग जैसे पढ़ते हैं वैसे यहाँ पे पेमेंट देनी पड़ेगी आपको। उसके बाद आपको सारे फ़ायदे मिलेंगे, जैसे रेगुलर क्लास हुई, आपका सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, आपको जो नोट्स हैं वो PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ नोट्स और ये सब हो गया, उसके बाद मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाती है, आपकी क्विजेस कराई जाती हैं हर वीक में, जिसकी वजह से आपका पूरा रिवीजन हो जाता है, आपके डाउट सेशंस होते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे कराया जाता है, तो आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और ट्रस्ट वर्दी एक साइट है, और मैं भी तुम्हें कितने टाइम से पढ़ा रही हूँ, तो आई थिंक तुम्हें ट्रस्ट हो गया होगा, तो उसके बेसिस पे भी आप आ सकते हैं। उसके बाद आपको ले लेना है सब्सक्रिप्शन। आप 3 मंथ्स का ले सकते हैं, आप 6 मंथ्स का ले सकते हैं, 12 या फिर 24 मंथ्स का ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ 3 और 1 मंथ वाला, आई थिंक जो नवंबर के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए, बच्चों के लिए बहुत सही है ये नवंबर वाला। तो आप इसको ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन के साथ साथ आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है मॉक टेस्ट के थ्रू। 12 मंथ्स वाला मैं बात करती हूँ, तो ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो रेगुलरली पढ़ाई करना चाहते हैं, प्रॉपर्ली अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्ली पढ़ाई करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आई थिंक वो ले सकते हैं। यहाँ पे पैसे भी थोड़े कम हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं। 24 मंथ्स वाला आई थिंक उन लोगों के लिए बेटर है, जो अभी मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं या फिर सेकंड सेमेस्टर में आए, तो उन लोगों के ये बेटर है। अगर मैं अमाउंट की बात करती हूँ, अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है, लेकिन आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ कुमकुम 10। इसको यूज़ करने से क्या होगा, आपको 10% ऑफ मिलेगा, और अबाउट 10,395 को पे करना होता है। एक साल का पेमेंट है। देन आपको करना है प्रोसीड टू पेमेंट। आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलेगा। आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आप EMI के थ्रू कर सकते हैं, UPI वॉलेट, नेट बैंकिंग, तो आप किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। आप नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 10,395 जो पैसे हैं, आप इनको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। डेट 866 पर मंथ करके कर दिया, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है और सब्सक्रिप्शन ले लेना है बाय अप्लाइंग कुमकुम 10, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और मेरे कोर्स के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के टीचर्स हैं, जितने भी हैं, आपको सबके कोर्सेज मिल जाते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। और प्लस कोर्सेज आई थिंक अब बहुत ज़्यादा बेटर है, आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है, आपको प्रॉपर एक्सप्लोर करने को मिलता है। आप JRF तो क्लियर करेंगे तो अच्छी रैंक भी आ सकती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। नाउ दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं तुम्हें 10 या 20 सेकंड्स दे रही हूँ, तुम लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन अकर्सन, अगर फोटो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस अगर तुमने नहीं देखा है, तो मैंने क्लास ले रखी है, तो तुम उसको देख लेना। फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली इसको बोलते हैं C2 साइकिल। तो क्या होता है, जो C3 साइकिल जो होती है हमारी, नॉर्मली कब होती है, जब मेरा रुबिस्को है ना, ये जो एंजाइम है, जब मेरा CO2 से बाइंड करता है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे तुम्हारी ये जो रुबिस्को एंजाइम है, ये तुम्हारे O2 से बाइंड करती है और तुम्हारा फोटो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस करवाती है। अब इसमें जो ऑर्गेनेलीज आते हैं, इसमें 3 ऑर्गेनेलीज आते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो CPM है ये तुम्हारा आता है, तो इसमें आएंगे 3 ऑर्गेनेलीज। तो 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 4 नहीं होता। इसका जो आंसर होने वाला था 3 से होते क्लोरोप्लास्ट,
पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये चीज़ें याद रखनी है फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 या 20 सेकेंड्स ट्राई करो, उसके बाद मैं बताती हूँ। चलो ठीक है। हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज कॉमनली फाउंड। हेटेरोमॉर्फिक का मतलब होता है, हेटेरो मतलब डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स अगर पाई जाती हैं। ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है जैसे ये तुम्हारा दो फेज हो गई, एक सेक्सुअल फेज हो गई और यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या होता है यहाँ पे हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब एक तुम्हारी गेमेटोफाइट स्टेज होती है और एक होती है तुम्हारी स्पोरोफाइट स्टेज। ठीक है। अब क्या होता है, अगर मैं एल्गी की बात करती हूँ तो इसमें ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता है, फंजाई में कोई ऐसा डिवीजन नहीं होता है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें ऐसा डिवीजन होता है, और जो गेमेटोफाइट होती है ये इसकी एन फॉर्म होती है और ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। जबकि जो ये स्पोरोफाइट होती है ये तुम्हारी 2n होती है, मतलब क्या होगा, डिप्लॉयड होगी, और ये डिपेंडेंट होती है किस पे, गेमेटोफाइट पे। हो सकता है पार्शियली डिपेंडेंट हो सकता है तुम्हारी टोटली डिपेंडेंट हो। तो ठीक है, याद रखना है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होगा तो वो किसमें पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। So in the bryophytes, morphologically and genetically, the sporophytic, which is a 2n, is totally different from the gametophytic stage, जो तुम्हारी n होती है। Okay. Next question 10 या 20 seconds ट्राई करो, फिर मैं कराती हूँ। चलो ठीक है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एंड ट्रांसफॉर्म्ड सेल। अगर तुमसे नॉर्मल डिफरेंस पूछा जाता है, नॉर्मल और ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ट्रांसफॉर्म सेल कौन सी होती है बेटा, कैंसरस सेल्स जो हैं वो तुम्हारी ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं। तो तुम्हें डिफरेंस बताना है दोनों में, और कैंसर में पढ़ा भी चुकी हूँ, और जो एक क्लास है कैंसर की जो रिवीजन प्रॉपर होगा वो तुम्हारी संडे को आएगी, तो तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, तो पूरा रिवीजन एक बार कर लोगे। इसमें देखो, इन एक्टिवेशन ऑफ द ऑन्कोजीन एंड शॉर्टर सेल साइकिल ड्यूरेशन। तो क्या ये डिफरेंस हो सकता है, इन एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन? अगर डिफरेंस में अगर देखूंगी तो ये मुझे कहीं से भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है जो मेरे नॉर्मल और ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स में मुझे डिफरेंस शो कर सके, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अपोप्टोसिस एंड ट्यूमर सप्रेशर जीन हाइपर फंक्शन। अब ये डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन हाइपर फंक्शन हो जाएगा तब भी ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, और ट्रांसफॉर्म सेल वाला तो बिल्कुल फंक्शन नहीं है। तो ये जो होगा ये तुम्हारा कोई भी डिफरेंस नहीं हो सकता है, तो ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। बी वाला देखो, द शॉर्टर जनरेशन टाइम एंड सेल मोबिलिटी। सो ये यहाँ पे ये शॉर्टर जनरेशन टाइम, ये कोई भी तुम्हारा कोई नहीं बोलेगा आके कि ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल का है या नॉर्मल सेल का है, बिकॉज यहाँ से कोई डिफरेंस का पता नहीं चल रहा है कि नॉर्मल सेल क्या होती है और ट्रांसफॉर्म सेल क्या होती है। तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया। इमॉर्टेलिटी एंड कॉन्टेक्ट इनिबिशन, यस ये तुम्हारा डिफरेंस होगा। इमॉर्टेलिटी का मतलब क्या होता है कि इमॉर्टल का मतलब होता है जिसे कोई मार नहीं सकता है, वो इमॉर्टल हो चुके हैं, वो एक बार पैदा हुए फिर उसके बाद मर नहीं सकते हैं। तो ये क्या होती है, तुम्हारी कैंसरस सेल जो होती हैं वो तुम्हारी इमॉर्टल हो जाती हैं। कॉन्टेक्ट इनिबिशन जो होता है एक प्रॉपर क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ कि ये नॉर्मल सेल है या फिर ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। कैसे, जो तुम्हारा कॉन्टेक्ट इनिबिशन शो करती है सेल, जो तुम्हारा कॉन्टेक्ट इनिबिशन शो करेंगी वो तुम्हारी होती है नॉर्मल सेल। क्योंकि अगर क्या होता है, अगर तुम नॉर्मली सोसाइटी में भी देखोगे, अगर कोई ज़्यादा बढ़ रहा है और उसमें ईगो आ रहा है तो बहुत लोग होते हैं उसे समझाने के लिए कि तुम अपना ईगो को थोड़ा कम करो, थोड़ा नॉर्मल रहो, तो तुम्हारी लाइफ अच्छी रहेगी। इसको बोला जाता है कॉन्टेक्ट इनिबिशन। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है, इसको बोला नहीं जाता है। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ट्रांसफॉर्म्ड सेल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो कॉन्टेक्ट इनिबिशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो इनके अंदर नहीं पाई जाती। तो कोई किसी को नहीं रोकता है, जितना जो बढ़ना चाहता है वो उतना बढ़ जाता है, और क्या कॉज कर देता है, ओवर प्रोलिफरेशन शो कर देता है, ओवर ग्रोथ कर देता है, जिसको क्या बोला जाता है, कैंसरस सेल बोला जाता है। तो जो ए होगा इसका डिफरेंस होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 या 20 सेकेंड्स करो फटाफट से इसको।
चलो ये करते हैं. Some T lymphocytes respond to the antigenic stimulation by synthesizing a growth factor that causes a T cell proliferation and thereby increasing the responsive T lymphocyte, resulting in amplification of the immune response. This is an example of. तो अगर ये बोला जाता है, इसमें क्या बोला है, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो तुम्हारी टी सेल्स हैं, वो क्या हो जाती हैं, एंटीजेनिक स्टिमुलेशन से सिंथेसाइज हो जाती हैं. वो क्या करती हैं, वो और टी सेल्स को बोलती रहती हैं कि मुझे और बनना है, तो वो खुद को ही क्या करती हैं, खुद को ही सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देती हैं, खुद को ही प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देती हैं. अब बताओ कि अगर वो रिजल्टिंग इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, अगर वो खुद को ही बढ़ा रही हैं, अगर वो खुद को ही सिग्नल दे रही हैं, उस सिग्नल को क्या बोला जाता है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग. कब होता है, जब किसी ऑर्गन में कोई हार्मोन बना है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो किसी और ऑर्गन पे गया है और वहाँ पे तुम्हारा फंक्शन करा रहा है, उसको एंडोक्राइन सिग्नलिंग बोला जाता है. लेकिन यहाँ पे तो खुद पे कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया. पैराक्राइन सिग्नलिंग होता है जब वो पड़ोस वाले के वहाँ पे रिलीज करेगा और वहाँ पे धमाका कर देगा, उसको बोला जाता है पैराक्राइन सिग्नलिंग. मतलब जो नेबर सेल है उसको इफेक्ट करता है, तो पैराक्राइन सिग्नलिंग होता है. तो ये भी नहीं होगा. साइक्लिंग सिग्नलिंग का मतलब होता है कि ऐसे करके घूम रहा है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, साइक्लिंग सिग्नलिंग ऐसी कुछ नहीं होता. तो जो ऑटोक्राइन मतलब ऑटो मतलब होता है खुद पे जो काम कर रहा है, खुद को जो इंक्रीज करा रहा है, खुद को जो सिग्नलिंग प्रोड्यूस कर रहा है, जो क्या होगा, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होगा. तो आंसर विल बी योर सी, क्योंकि वो खुद को ही बोल रहा है कि मुझे और बनना है और बनना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 या 20 सेकेंड्स करो फटाफट से. चलो ठीक है. Glycosaminoglycans are usually linked to the proteins to form proteoglycans. ठीक है. Now which of the following is not a proteoglycan? ऐसा कौन सा है जो प्रोटियोग्लाइकन नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने प्रोटियोग्लाइकन्स पढ़ा है तो तुम्हें नाम तो आई थिंक पता होने चाहिए. तो जो तुम्हारा एग्रीकैन हो गया, या फिर बीटा ग्लाइकैन हो गया, या फिर सिंडिकैन हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं तुम्हारे प्रोटियोग्लाइकन होते हैं. अगर तुमने कभी नहीं पढ़ा है तो याद रखो, क्योंकि जो ये क्वेश्चन आते हैं ये बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, ये बिल्कुल डीप में नहीं जाएंगे. यहाँ पे सरफेस लेवल की बातें होती हैं, तो डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये अपर लेवल वाली चीज़ें भी आनी चाहिए. तो जो प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं वो तुम्हारे तीनों होते हैं, एग्रीकैन हो गया, बीटा ग्लाइकन हो गया, सिंडिकैन हो गया. लेकिन जो हाइलोरिनोन होता है ये तुम्हारा क्या होता है, प्रोटियोग्लाइकन फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है. ये हाइलोरिनोन जो होता है तुम्हारा प्रोटियोग्लाइकन नहीं होता है. ये ग्लाइकोसामाइनो जो ग्लाइकन्स हैं वो लिंक्ड कर जाते हैं प्रोटीन से प्रोटियोग्लाइकन बनाने के लिए, लेकिन ये किसी भी प्रोटीन से बाइंड नहीं करता है. तो ये वाला जो होगा ये तुम्हारा प्रोटियोग्लाइकन नहीं होता है. So hyalurononic acid is also known as hyaluronan, and anionic non-sulfated glycosaminoglycans distributed widely throughout the connective, epithelial and neural tissues. तो ये चीज़ याद रखनी है, ये तुम्हारा प्रोटियोग्लाइकन नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 या 20 सेकेंड्स. चलो ठीक है. Now which one of the following is not related to the immediate hypersensitive reaction? ये सब मैं हाइपर सेंसिटिविटी वाली करा चुकी हूँ, अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो जाके देखो. तो अगर ये मैं बता चुकी हूँ तुम्हें कि इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है, मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन रिजल्ट इन हिस्टामिन रिलेटेड एलर्जिक रिएक्शन.
तो ये बता चुकी हूँ, जो मास्ट सेल होती हैं वो तुम्हारी डीग्रेन्युलेट कर जाती हैं, मतलब अपने जो ग्रेन्यूल का जो सीक्रेशन है उसको बाहर निकाल देती हैं, जिसकी वजह से जैसे ही ग्रेन्यूल्स आएंगे तुम्हारा हिस्टामिन का मेरे एलर्जिक जो रिएक्शन है वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। रिएजेनिक एंटीबॉडीज ट्रिगर द एलर्जिक रिएक्शन। देखिए रिएजेनिक जो एंटीबॉडीज होती हैं बेसिकली क्या है, तो तुम्हारी आईजीई एंटीबॉडीज जो होती हैं वो तुम्हारे एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर कर सकती हैं, तो ये भी तुम्हारा सही है, ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इज ट्रिगर्ड प्राइमरीली बाय आईजीई। एनाफाइलेक्टिक जो रिएक्शन होती है एक एलर्जिक रिएक्शन होती है जो बहुत इंस्टेंट आता है, ठीक है, एक इमीडिएट रिएक्शन आता है, तो वो तुम्हारी आईजीई जो एंटीबॉडीज होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्राइमरीली, तो ये जो होगा तुम्हारा बिल्कुल सही होगा। ग्रेन्युलेमेटस रिएक्शन इज अ की टू कंटेन अ इन्फेक्शन। क्या ऐसा है कि ग्रेन्युलोमेटस जो रिएक्शन है वो तुम्हारा की है किसी इन्फेक्शन को कंटेन करने के लिए? नहीं, तो ये वाला तुम्हारा कहीं से भी लेना देना नहीं था इस चीज से, तो आंसर जो होगा वो आंसर विल बी योर सी, क्योंकि यहाँ पे पूछा था नॉट पूछा था, तो आंसर जो हो जाएगा आंसर विल बी योर सी। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सेकेंड्स। चलो देखते हैं। इन द डार्क रॉड shows a large inward dark current which is suppressed by the flash of light. Now which one of the following statements explaining the effect of the light is true? अब ये तुम्हें रोडोप्सिन वाला मैं तुम्हें पूरा सिग्नलिंग में करा चुकी हूँ, ठीक है, मैंने तुम्हें रिवीजन भी करा दिया है। आई होप जिन बच्चों ने क्लास देखी है उन लोगों को ये आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। रोडोप्सिन की अगर मैं बात करती हूँ तो जैसी तुम्हारी लाइट आती है, जैसे तुम्हारी लाइट आती है तुम्हारा रोडोप्सिन जो था वो एक्टिवेट हो जाता था, और जैसे ही एक्टिवेट होता था तुम्हारा CGMP जो लेवल है वो तुम्हारा कम हो जाता था, और जो GMP जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता था। जैसे GMP का लेवल इंक्रीज होता था तुम्हारे सोडियम आयन चैनल जो थे वो क्लोज हो जाते थे। क्या होते थे? क्लोज हो जाते थे, दैट इज हाइपर पोलराइजेशन हो जाता था। तो आई होप ये चीज तुम्हें याद रहनी चाहिए। ट्रांसड्यूशन डिसोशिएट्स फ्रॉम बीटा अरिस्टिन, तो क्या तुम्हारा ट्रू होगा? तुम्हें ये बताना है लाइट के प्रेजेंस में क्या होने वाला है, तो ये तो नहीं होने वाला है। मतलब ट्रांसड्यूसन जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो तुम्हारे वहाँ पे बाइंड करने वाले हैं, तो बीटा अरिस्टिन से डिसोशिएशन होने का अभी यहाँ पे कोई भी तुक नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि अभी हम बस लाइट का इफेक्ट शो करना है कि उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है, तो वो चीज़ मेन चीज़ बतानी है। सोडियम चैनल्स इन द इनर सेगमेंट ऑफ रॉड्स, क्या इनर सेगमेंट में होते हैं? नहीं, वो इनर सेगमेंट में नहीं होते हैं, वो आउटर सेगमेंट में होते हैं। साइटोप्लाज्मिक CGMP कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज, तो ये तो तुम्हारी क्या होती है, ये तो बिल्कुल कम हो जाती है। जो GMP का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है और CGMP का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलनी है। और ये भी चीज़ याद रखनी है, that is sodium channels in the outer segment of the rods are closed। तो जो outer segment के जो rods के जो channels होते हैं वो सोडियम जो channels होते हैं वो close हो जाते हैं जैसे तुम्हारी लाइट आती है। तो याद रखना है इस चीज़ को कि सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जैसे लाइट आती है वैसे ही क्लोज हो जाएंगे और जैसे डार्क होगा वो ओपन हो जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है, आंसर विल बी योर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 seconds। चलो, sting of the bee causes a pain, redness and swelling. Melittin is a major peptide in the bee venom। अगर मैं मेलेटिन की बात करती हूँ एक मेजर पेप्टाइड है बी वेनम के लिए। मेलेटिन इज अ मेम्ब्रेन बाइंडिंग पेप्टाइड दैट इज इन्वॉल्व्ड इन एक्टिवेटिंग द फॉस्फोलाइपेज इन द मेम्ब्रेन। इसमें क्या बोला है कि तुम्हारी जो बी का है हनी बीज हो गया तुम्हारा काट गई, काटने के बाद क्या हुआ, स्टिंग लग गया उसका,
पेन होगा तुम्हें, रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। मेलेटिन क्या होता है, एक मेजर पेप्टाइड होता है बी वेनम में, याद रखना है इसको भी। Melittin is a membrane-bound peptide that is involved in activating the phospholipase in the membrane. फिर बोला है द पॉसिबल टारगेट फॉस्फोलाइपेज दैट इज एक्टिवेटेड बाय द मेलेटिन। तो मेलेटिन का क्या काम होता है, मेलेटिन क्या करता है तुम्हारा, ये जो रिलीज होगा ये करता है तुम्हारे फॉस्फोलाइपेज A2 को, ये फॉस्फोलाइपेज A2 को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है और तुम्हारा एरेकिडोनिक एसिड जो होता है विच इज इन्वॉल्व इन पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, उसको एक्टिवेट कर देता है, इसको रिलीज करवा देगा, जनरेट करवा देगा। तो फॉस्फोलाइपेज C2 इनोसिटॉल ये नहीं करता है, वो A2 को जनरेट करेगा A2 को एक्टिवेट करेगा टू जनरेट द एरेकिडोनिक एसिड। तो जो आंसर होगा, आंसर विल बी योर बी। तो ये वाला तुम्हारा आंसर नहीं होने वाला था और ये वाला भी नहीं होने वाला था। तो याद रखना है जो मेलेटिन है वो तुम्हारे बी वेनम में पाया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है क्वेश्चन यहीं से आ जाए। एक पेप्टाइड है ये और उसके बाद मेम्ब्रेन बाइंडिंग पेप्टाइड है, इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन बाइंडिंग पेप्टाइड है जो तुम्हारे एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेजेस को इन द मेम्ब्रेन, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकेंड्स। तुम अपने मन में ना खुद सोचा करो आंसर को, उसके बाद यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर किया करो। और ये रिकॉर्डेड क्लास है ये। So the following statements are made on the DNA replication। अगर मैं following statement की बात करती हूँ which are made on the DNA replication, तो कौन सा सही है, और ये replication में करा चुकी हूँ। A replication fork is a branch point in a replication आई और बबल। तो क्या ऐसा सही है कि जो रेप्लिकेशन फोक एक ब्रांच पॉइंट है इन द रेप्लिकेशन आई और बबल, तो ये तुम्हारा ब्रांच पॉइंट है, हाँ ये तो सही है, ये वाला तो बिल्कुल सही है। और रेप्लिकेशन बबल कंटेन द टू रेप्लिकेशन फोक, एक यहाँ पे होती है, एक ये रेप्लिकेशन फोक होता है और एक ये होता है। तो अगर मैं बात करती हूँ रेप्लिकेशन बबल के अंदर टू रेप्लिकेशन फोक होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कैसे, एक ऐसे होती है और एक ऐसे होती है, तो ये बिल्कुल याद रखना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। The DNA replication is a continuous according to the interpretation made by Okazaki। क्या ऐसा था, कॉन्टिन्यूस है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। मल्टीपल प्राइमिंग इवेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ द लीडिंग एंड द लैगिंग। तो बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन पूछा गया है। जो मल्टीपल प्राइमिंग इवेंट्स होते हैं वो तुम्हारे लेगिंग स्ट्रैंड के लिए चाहिए होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड के लिए सिर्फ एक बार चाहिए होता है टू इनिशिएट द डीएनए सिंथेसिस। तो ये वाला भी तुम्हारा बिल्कुल गलत हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई थिंक ये तुम्हारा CSIR का आई थिंक कौन से ईयर का क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, आंसर विल बी योर ए, दैट इज P एंड Q विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, सबको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकेंड्स। चलो ठीक है, मैं कराती हूँ। द चैलेंजेस फेस्ड बाय द अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये किसके लिए होते हैं, तुम्हारे टीआरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए। इन सेलेक्टिंग द करेक्ट अमाइनो एसिड इज मोर डॉन्टिंग देन इट्स रिकॉग्निशन ऑफ द एप्रोप्रिएट टीआरएनए। मतलब क्या, वो जो अमाइनो एसाइल टीआरएनए जो सिंथेटेज जो एंजाइम है, वो करेक्ट अमाइनो एसिड को सेलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है, जबकि उसको एप्रोप्रिएट टीआरएनए को उसमें रिकॉग्निशन करने में इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। इन केस ऑफ द अमाइनो एसिड विद सिमिलर स्ट्रक्चर, हो सकता है क्योंकि अमाइनो एसिड के बहुत सारे सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, अगर तुम्हें पता हो, लाइक वलीन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, इनके 6 जो सेम अमाइनो एसिड हैं वो इनको कोड करते हैं, तो बहुत सारा तुम्हारा सिमिलरिटी है यहाँ पे।
दिस चैलेंज इज मेट बाय द एंजाइम पॉसिबली थ्रू इट्स। तो ये तो चैलेंज जो इनके पास आता है कि सिमिलर सिमिलर जो लुकिंग जो एंजाइम है वहाँ पे बाइंड करने वाली है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा, वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा कि हाँ ये एंजाइम, ये जो अमाइनो एसिड है वो वेलिन होगा, ये जो अमाइनो एसिड है ये ल्यूसिन होगा, वो कैसे इन सबको मैनेज करता है। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से वो पता करता है, और वो कब करेगा, जब तुम्हारा टीआरएनए जो सिंथेटेज है वो करेक्ट अमाइनो एसिड को वहाँ पे फिल कर रहा होगा। ठीक है, तो एंटीकोडन लूप तो कब बनता है, जब तुम्हारा एमआरएनए के साथ में जब बाइंड होना, सॉरी आरएनए के जब साइड में बाइंड होना होता है राइबोसोम के साथ में, तब एंटीकोडन का काम आता है। तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे जब कैटालिटिक पॉकेट होता है ना बेटा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को टीआरएनए के साथ बाइंड कराने के लिए। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर जो होगा पी हो गया। एडिटिंग पॉकेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। एडिटिंग पॉकेट क्या करता है कि अगर कुछ भी उसको लगता है तो वहाँ पे एडिटिंग होती है, थोड़ा बहुत वो संभालने की कोशिश करता है, अगर नहीं होता है उसको वापस भेज देता है। तो ये एडिटिंग पॉकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें क्या मेंटेन करके रखनी है, इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखनी है, या फिर अमाइनो एसिड को ढंग से वहाँ पे पता करना है कि कौन सा अमाइनो एसिड है या नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टर आर्म का इतना रोल नहीं होता है। तो जो करेक्ट सेट जो होने वाला था वो क्या होने वाला था, पी क्यू विल बी योर राइट आंसर। पी क्यू जो होगा तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर होगा। जो क्यू एस होगा वो सही नहीं होगा, पी आर जो होगा बिल्कुल सही नहीं होगा। तो याद रखना है जो कैटालिटिक पॉकेट है और एडिटिंग पॉकेट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। देखो एक्सेप्टर आर्म जो है वहाँ पे जो CCA3OH होता है, यहाँ पे एक्सेप्ट तो करने वाली है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो काम करने वाले हैं, ये जो तुम्हारी एडिटिंग पॉकेट होती है बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, और जो कैटालिटिक पॉकेट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। यहाँ पे ये दोनों क्या करती हैं, इसकी जो यू नो एरर रेट को बिल्कुल कम करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे एरर होने के कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहती हैं। तो ये क्या है, तुम्हारे इंस्पेक्टर्स हैं जो तुम्हारा पूरा का पूरा चेक करेंगे, बाद में जो काम करने वाले आएंगे वो देखेंगे। लेकिन जो एडिटिंग पॉकेट है और कैटालिटिक पॉकेट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर प्रूफ रीडिंग की बात करी जाए, अगर मैं बात करती हूँ ट्रांसलेशन में प्रूफ रीडिंग की बात करी जाए टीआरएनए में, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करें तो आप अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस ले सकते हैं। वहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस हो सकती हैं, होती हैं। तो आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है नाम को और फॉलो कर लेना है, जिसकी वजह से आपको जब भी मेरी क्लास होगी ना आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो कुमकुम गौतम को जाके पहले फॉलो करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, अगर मैं पेड क्लासेस की बात करती हूँ, प्लस क्लासेस की बात करती हूँ, अगर कोई बच्चा प्लस पे आना चाहता है तो वो आ सकता है। और आई थिंक इतना मैं इतने टाइम से अभी तुम्हें पढ़ा रही हूँ, आई थिंक 2 महीने हो गए तुम लोग को साथ में पढ़ाते पढ़ाते, तो इतना ट्रस्ट हो गया होगा। तो इसमें क्या होता है, आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, जो नोट्स हैं आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं, आपको क्विजेज होती हैं, वहाँ पे मॉक टेस्ट होते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको सर्च करना है CSR UGC नेट। आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, आपको पे करना पड़ता है अगर आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी है तो 3 मंथ्स का ले सकते हो, 6 मंथ्स का ले सकते हो, 12 या फिर 24 मंथ्स का ले सकते हो। तो आई थिंक जो भी बच्चे अभी नवंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो 1 मंथ का आई थिंक मॉक टेस्ट के लिए ले सकते हैं और रिवीजन के लिए ले सकते हैं। वैसे 6 मंथ्स और 12 मंथ्स ज़्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी एक तो रेगुलर क्लासेस पूरी प्रॉपर लग जाएंगी। जितनी लाइव क्लासेस लेना चाहते हो आप उतनी लाइव क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, जितनी भी आप लेना चाहते हो, जो भी टीचर का आपको जितना भी पसंद आ रहा है। हो सकता है कि एक अगर मेरा है, जैसे मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी आपको किसी और का पसंद आ रहा है, तो आप उनसे क्लास ले सकते हो। तो वहाँ पे बहुत सारी लाइव क्लासेस होती हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। आपने अगर प्लस पे आ गए तो आपको सबकी क्लासेस मिलती हैं। 24 मंथ्स की अगर मैं बात करती हूँ, ये मास्टर्स में जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा है या सेकंड सेमेस्टर में, वो 24 मंथ्स वाला ले सकता है। अगर मैं पेमेंट की बात करती हूँ, अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है, लेकिन आप एक 10% ऑफ के लिए एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। वो जो रेफरल कोड है वो है कुमकुम10। ठीक है, ये कुमकुम10 यूज़ जैसे ही करोगे आपको 10% ऑफ मिलेगा। और मेरे कोर्स के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के टीचर्स हैं आपको सबके कोर्सेज मिलते हैं। 10,395 पे करना होता है आपको, 1 साल का आपको पे करना होता है। देन आपको करना है प्रोसीड टू पेमेंट, आपको इंस्टेंट ऑफ मिलेगा।
आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आप ईएमआई के थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। तो अगर मैं बात करती हूँ ईएमआई, यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन है, मतलब आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 10,395 पैसे को आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। जैसे 866 पर मंथ कर दिया तो आपका 1 साल का अमाउंट ऐसे ही चला जाएगा। तो आप इसको करना चाहते तो आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अनअकैडमी पे ऐप पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है और सब्सक्रिप्शन ले लेना है बाय अप्लाइंग अ कुमकुम 10, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और मेरे कोर्स के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के टीचर्स हैं, आपको सबके कोर्सेज मिल जाते हैं। सो आई होप आप सोचेंगे इस बारे में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।